हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने अकाउंटिंग सीख ली एक सोल प्रोप्राइटर की। मतलब जो हमने स्टार्ट कर दिया था कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक जर्नल बनाएंगे, उसके बाद लेजर बनाएंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद हमने क्या बना दिया, हमने बनाया पहले ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बना दी बैलेंस शीट। ये हमने सीख लिया जो अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है। और ये जो हमने सीखा एक सोल प्रोप्राइटर के कंटेक्स्ट में सीखा। अब आप बोलोगे सोल प्रोप्राइटर क्या है, मतलब हम जिस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे थे उसका ओनर एक था, उसका ओनर जो था एक पर्सन था, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। सोल मींस वन, प्रोप्राइटरशिप मींस ओनरशिप। अगर एक ही ओनर होता तब उसी की बुक्स बनाते थे। तो यहाँ पे हम बोलते थे स्टार्ट में उस एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने पैसा लाया, ठीक है, तो हम बोलते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर जाके लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, फिर जितना भी प्रॉफिट आता है, इससे हमें प्रॉफिट मिलता था नेट प्रॉफिट वहां से, वो हम बोलते हैं कि ये मालिक का पैसा है, तब उसकी बैलेंस शीट जब बनाते थे वहां पे उसकी कैपिटल में ऐड करते थे। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में है वो है पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, देखो क्या होता है यहां पे, क्योंकि जब एक ही बंदा था, हो सकता है कभी उसको फंड्स की जरूरत पड़े, या वो चाहता है कि मैं अकेले नहीं कर सकता काम, और दो बंदे डिसाइड कर रहे हैं कि वो काम स्टार्ट करेंगे। अगर दो या दो से ज्यादा बंदे एक साथ बिजनेस करें तो उनको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। हम ऐसे भी कॉमन लैंग्वेज में ये वर्ड यूज करते हैं कि भाई अगर एक हमारे पास बिजनेस करना है, मेरे पास तरीका क्या है बिजनेस करने का, या तो मैं अकेले बिजनेस करूंगा, और अगर मुझे लगता है कि नहीं मेरे पास उतने पैसे नहीं है या मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है तो मैं किसी और को साथ लेता हूं, हम दो बंदे मिलकर काम करते हैं या दो से ज्यादा बंदे मिलकर काम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप में करना है। जब क्रिकेट में खेलते हो क्या बोलते हैं, पार्टनर्स। जो दो प्लेयर खेलते हैं तो एक से ज्यादा जो बंदे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स। और वही अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एक से ज्यादा बंदे अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उस बिजनेस को पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब जो एक बिजनेस की ओनरशिप हो सकती है, या तो वो सिंगल होगा जिसको सोल प्रॉपर्टी बोलेंगे, या तो वो दो या दो से ज्यादा कलेक्टिवली करते होंगे, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। और तीसरा तरीका होता है ओनरशिप का जिसको कंपनी बोलते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आज हम इस पार्टनरशिप की अकाउंटिंग के बारे में सीख लेंगे। आपके सिलेबस में क्या लिखा है, खाली उन्होंने पार्टनरशिप अकाउंट्स, अकाउंटेंसी के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है, जर्नल के बारे में लिखा था, लेजर के बारे में, ट्रायल बैलेंस के बारे में लिखा था, ट्रेडिंग अकाउंट प्रोसेस, हर किसी के बारे में लिखा था। बट पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में उन्होंने इतना ही छोड़ा है और कुछ नहीं लिखा है आपके सिलेबस में। तो यहाँ पे एक डाउट आता है, क्या पार्टनरशिप का बेसिक ही पूछा जाएगा कि बहुत ज्यादा पूछेगा, क्योंकि पार्टनरशिप भी अगर मैं ऐसे बताता हूँ आपको कि नॉर्मली जो करिकुलम होता है कॉमर्स का 11th में सिर्फ वो सोल प्रोप्राइटर सिखाते हैं जो हमने अभी कल तक पढ़ लिया, और 12th में फिर पार्टनरशिप होता है और कंपनी होता है। कंपनी तो चलो आपके सिलेबस में नहीं है, बट पार्टनरशिप के भी अराउंड 35 मार्क्स होते हैं 12th में, दैट इज अराउंड 40 to 45% वेटेज तो सिर्फ पार्टनरशिप को होती है 12th में। और वो चैप्टर्स भी बहुत सारे होते हैं कि बहुत सारे इश्यूज है पार्टनरशिप में, बट आपके सिलेबस में वो चीज़ नहीं लिखा है। तो मैंने क्या किया है, मैं अपना पहले ये बताता हूँ, मैं 12th के लेक्चर क्लास भी पढ़ाता हूँ, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे तुम देखोगे एक प्लेलिस्ट 12th के नाम से, और वहाँ पे मैंने पार्टनरशिप के अराउंड 22 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए, जिसमें 12-13 तो जो कंसेप्ट है और बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 6-7। ठीक है, और वो सारा पार्टनरशिप के लिए है। मतलब पार्टनरशिप में बहुत सारे इश्यूज जो मैं अभी बताता हूँ। तो पहले मुझे ये लग रहा था ठीक है 2-3 लेक्चर मैं आपको बोलूंगा वहां से करने के लिए, और अगर आपको बाकी देखना वो भी आपको वहां से मिलेगा। बट जब मैंने खुद एक बार मैंने सोचा चलो मैं देख लेता हूँ कि उनमें मैं क्या बता रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि मैं मोर और लेस 12th के कंटेक्स्ट से पढ़ा रहा था। मैं उनको बार बार बताता था 11th में ये पढ़ा है, या हमें सीए करना है, या ये करना है, तो ये गोल है, मैं उस अप्रोच से वो पढ़ाया था। तो तभी मैंने सोचा नहीं, मैं वो ठीक नहीं रहेगा, तो मुझे जरूर है कि मैं अलग से वीडियो बना लूँ आपके एसएसबी एग्जाम के लिए। तो तभी जाके मैं यहाँ पे अभी पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। बाद में मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है उस प्लेलिस्ट से। ठीक है, एक अनक्लैरिटी है अभी कि पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्या पूछा गया है, बट अपेरेंटली जितना मुझे फील आ रहा है, क्योंकि आपको 14-15 टॉपिक्स दिए, उसमें से एक पार्टनरशिप अकाउंट्स दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको बेसिक पार्टनरशिप के बारे में पूछा जाएगा, जो मुझे फील आ रहा है कायदे से वही। अगर उनको और करना चाहिए था तो उनको पार्टनरशिप अकाउंट्स के साथ में एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन लिखना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं लिखा है। तो हम क्या करेंगे, मेन पार्टनरशिप पे फोकस करेंगे, और वो छोटी चीजें हैं जो वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, छोटी छोटी चीजें उसके बारे में बताता हूँ कि अगर पूछ लिया खुदा ना खास्ता तो आपको वो आना चाहिए। बट उसके लिए तो आपको सारे 15 लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, या मैंने मतलब कहीं और से भी अगर बुक में आपको बहुत सारी चीजें मिले तो आई डोंट थिंक अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको वो सब चीज देखनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको वो कराना होता, उनको एग्जाम में पूछना होता, तो उनको पार्टनरशिप अकाउंट के साथ में वो चीजें लिखनी थी। ठीक है,
ये में चलो वापस आ जाते हैं अपनी इस पे। तो ओनर अगर एक होता है तो उसको सोल प्रॉपर्टी कहते हैं, अगर एक से ज्यादा बंदे बिजनेस करें तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, तुम बोलोगे सर हमें क्या करना है, ये एक बंदा और एक से ज्यादा, आपको अकाउंटिंग करनी है। एक ओनर अगर आप मालिक होगा और वो बोलेगा तुम मेरी दुकान में आ जाओ एज एन अकाउंटेंट, तो तुम अकाउंटिंग कर सकते हो। हाँ सर आसानी से कर सकते हैं। मैं उसकी दुकान में जाऊंगा, मैं सारी ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करूंगा पहले, और फिर उनकी रिकॉर्डिंग करूंगा, फिर लेजर बनाऊंगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, उसके बाद उसको ये 3 अकाउंट्स बना के दूंगा, तो मैं उसको बता पाऊंगा कि उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कितनी है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। सर हाँ ये हम आराम से कर सकते हैं, और एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी हमने सीख लिया। बट अगर 2 बंदे होंगे, अगर पार्टनर्स होंगे, तो क्या आप उनकी अकाउंटिंग करोगे? ये चीज हमें आप इस लेक्चर में सीखनी पड़ेगी कि क्या हम पार्टनर्स में जो इश्यूज होंगे तो क्या उनकी अकाउंटिंग हमें आ जाएगी। तो वो भी एक्सपेक्टेड है एज एन अकाउंटेंट, आपको वो चीज आनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि पार्टनरशिप में कैसे अकाउंटिंग होती है। ये तो सोल प्रॉपर्टी में ऐसे अकाउंटिंग होती है, क्या पार्टनरशिप में कुछ डिफरेंटली होता है, वो हम सीखेंगे। भाई इससे पहले कि हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पे आ जाए, तो हम पहले पार्टनरशिप के बारे में पता करेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है। ठीक है, देखो जब एक बंदा, मैं यहाँ पे बताता हूँ पहले, जब एक बंदा बिजनेस करता है तो हमने ये पढ़ा था बेसिक चीज, बिजनेस जब कोई भी बंदा करता है तो उसकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये वर्ड है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी होता है और दूसरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी और दूसरा होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? जो कभी खत्म ना हो। देखो अब क्या होता है, ये आप याद रखो, हम जिस कंट्री में रहते हैं, अगर मैं बिजनेस करूंगा, मैंने कहीं पे दुकान लगा दी, मैं क्रेडिटर से माल लेता हूँ उधार पे और उसको बेचता हूँ कस्टमर से। अगर फिर प्रॉफिट पे नॉर्मली बेचना, बट हो सकता है मुझे लॉस हो जाए। अगर प्रॉफिट आ जाए दैट इज़ वेरी गुड, बट अगर लॉस हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जिन जिन बंदों से मैंने पैसा लिया उनको पे करना पड़ेगा, दिस माई लायबिलिटी टुवर्ड्स दोज पर्सन्स। और सपोज मेरा बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो वो बंदे मुझे कोर्ट केस कर सकते हैं। हाँ वो आपको मुझे कोर्ट केस कर सकते हैं, और तब जाके मुझे उनको पैसे देने पड़े। अगर मैं बोलूँगा कि मेरे बिजनेस में पैसे ही नहीं है, तो हमारी कंट्री के हिसाब से, हमारे कंट्री के रूल्स के हिसाब से मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो मुझे जो घर में अपना पर्सनल प्रॉपर्टी होगा उसको बेचना पड़ेगा। मेरी ज़मीन है कहीं पे, मेरा घर है, जो भी होगा प्रॉपर्टी वो बेचना पड़ेगा, और लोगों का कर्जा पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि लाइबिलिटी लिमिट होती है। हमारी कंट्री में नॉर्मली एक बंदा जो बिजनेस करेगा उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बोल दिया अनलिमिटेड। तो अब क्या होता है, एक और चीज़, ये तो मैंने लाइबिलिटी बोला कि अनलिमिटेड, कि घर से उसको पैसा लाना है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा, जब हम 2 बंदे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एक साथ, व्हाट इज द आइडियल वे। मैंने एक अपने फ्रेंड को बोला कि चल हम दोनों बिजनेस करते हैं। हम एक रेडीमेड गारमेंट का, अभी जो मेरा रेडीमेड गारमेंट का स्टोर था वो मैं सिंगल ओनर था, बट अब मैं बहुत बिजी हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम 2 बंदे मिलके काम स्टार्ट करेंगे। उसने बोला ठीक है। तो व्हाट इज़ द आइडियल वे, हम क्या करेंगे, हम एक एग्रीमेंट करेंगे कि जिसको हम स्टैम्प पेपर पे भी कभी कभी कोर्ट में जाके उसको नोटराइज करते हैं। ठीक है, तो हम एग्रीमेंट करेंगे, हम बोलेंगे कि हम ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, हम जो प्रॉफिट आएगा इस रेशो में होगा, वो सारी चीज़ें हम जो एग्रीमेंट में होनी चाहिए वो हम कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम राइट करते हैं। बट हो सकता है कभी हम नहीं लिखे, हो सकता है कभी हम ना लिखे, और या लिखा भी है और सारी चीज़ें उसमें नहीं डाली है, और कल को डिस्प्यूट हो गया कुछ हम दो के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो कहाँ जाएंगे हम लास्ट में? कोर्ट में। सपोज मैंने उसको बोला था कि हम प्रॉफिट 1:1 में बाय करेंगे, तू मेरे साथ पार्टनरशिप में आ जा। बाद में जब आया मैंने उसको बोला कि भाई सारी मेहनत तो मेरी है, सारा पैसा तो मेरा है, तुझे तो तेरा कोई पैसा नहीं लगा था, तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, तुझे कम है। वो बोला सर ये तो बात ही नहीं हो गई थी, तो हमने तो बोला था हम इक्वली करेंगे। तो कहाँ डिस्प्यूट हो जाएगा, तो कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। जब कोर्ट में जाएंगे जज फैसला देगा। अब जज जब फैसला देगा तो हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, किस बेसिस पे फैसला देता, तो तब ज़रूरत पड़ती है लॉ ऑफ द लैंड देखने की। तो इसी तरीके से कंट्री में भी क्या किया है, एक एक्ट बना गया है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये पार्टनरशिप को रेगुलेट करता है। मतलब जब भी कोई पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए या कोई भी इश्यू आ जाएगा पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में, तो रेफर किया जाएगा कि पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है। इसी के बेसिस पे कोर्ट
जज सारे फैसला करेंगे। अगर हमने किसी से माल ले लिया और उसको पैसे नहीं दे रहे, अब वो मुझसे पैसे लेगा कि मेरे पार्टनर से पैसा लेगा, तो मेरे पार्टनर से पैसे लेने जा रहा है, वो मुझसे पैसे लेने जा रहा है, बोला कि यार तुम्हारे बिजनेस ने माल उठाया, मैंने बोला मैंने माल थोड़ी उठाया, वो तो उसने उठाया था। वो बोला यार तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या, मतलब उसने उठाया, तुम दो तो पार्टनरशिप में थे ना। मैं बोला मैंने तुझसे माल उठाया, माल तो उसने उठाया था, मैं तो नहीं गया था तेरे पास। बोला था यार वो तो तेरा ही पार्टनर है ना, उसने तुम्हारे बिजनेस के लिए किया है। तो क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा। तो कहाँ जाएगा वो, कहाँ पे लेगा, कोर्ट में लेगा, और कोर्ट वाला फैसला करेगा ऑन द बेसिस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अगर दो बंदे पार्टनर है, वो पैसे नहीं दे रहा है, तो क्या इससे लतीफ से लिए जा सकते हैं पैसे, तो ये रेफर कौन करेगा, कहाँ पे रेफर किया जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट में। ठीक है, तो हमारे लिए भी जो गवर्निंग है वो पार्टनरशिप एक्ट है। इसी तरह से कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट है कि कंपनी जब बनाई जाती है और वहाँ कंपनी के जो इश्यूज हो गए उसको कौन गवर्न करेगा, कौन रेगुलेट करेगा, कंपनीज एक्ट 2013। इस तरह पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आपके एग्जाम के लिए पहला क्वेश्चन है, अगर पार्टनरशिप एक्ट के बारे में डिफरेंट डेट्स दिए होंगे तो करेक्ट इज द पार्टनरशिप एक्ट 1900। तो ये रेगुलेट करता है। ठीक है, तो यही पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर। क्रक्स में मैंने बोला दो या दो से ज्यादा बंदे बोल रहे हैं कि हम मिलकर बिजनेस करेंगे, तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। अब पार्टनरशिप एक्ट देखते हैं क्या डेफिनेशन बोलता है। ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। सबसे पहली बात क्या होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा बंदे हु हैव एग्रीड, एग्रीमेंट किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने, एग्रीमेंट किया है टू शेयर द प्रॉफिट्स फ्रॉम ए बिजनेस। तो एक बिजनेस वो कर रहे हैं और उसके प्रॉफिट्स क्या करेंगे, वो शेयर द प्रॉफिट्स, टू शेयर द प्रॉफिट्स। एंड द बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो वो सारे बिजनेस कर रहे हैं, और एनी ऑफ देम, या उनमें से कोई एक बिजनेस करता है एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब वो सारों के ब्याह पे एक्ट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, जिसमें ये निकलता है कि पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा बंदों का रिलेशन है। वो बंदों ने क्या किया, उन्होंने एक एग्रीमेंट कर दिया है कि हम एक बिजनेस करेंगे, उसके प्रॉफिट शेयर करेंगे। प्रॉफिट्स इंक्लूड्स लॉसेस। ठीक है, और वो बिजनेस या तो हम दोनों करेंगे, अगर हम दो बंदे हैं, या तो दोनों में से एक रहेगा दुकान पे, बट वो मेरे ब्याह पे भी एक्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअल एजेंसी। यहां पे आपको ये बता दूंगा, ये जो एक ही लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट्स आपके लिए कवर कर दूंगा। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं ना, इसमें हो सकता है मैं कहीं कहीं पे तेज हो जाऊंगा। आपने क्या करना है, जो मेरा चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में जाना, मैं बता रहा हूँ मेरे चैनल में प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ पे अकाउंटेंसी क्लास 12th होना, वहाँ पे जाना। वहाँ पे जो पार्टनरशिप का पहला लेक्चर है और दूसरा लेक्चर है वो देख लेना। पहले लेक्चर में भी आप आधा घंटा लगभग स्किप कर सकते हो, वो तुम देख लेना कहाँ से मैं पार्टनरशिप के बारे में बोल रहा हूँ। पहले मैं 12th के सिलेबस के बारे में बोल रहा हूँ, उसको भूल जाना। बाद में मैं पार्टनरशिप को बहुत अच्छे तरीके से, पार्टनरशिप की पहले लेक्चर में लगभग आधे हाफ के बाद पार्टनरशिप का डेफिनेशन को बहुत एनालाइज करके समझा दिया है कि क्या है इसका मतलब। और उसके बाद दूसरा लेक्चर जो है पार्टनरशिप डीड, कैपिटल अकाउंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सारी चीजें। तो पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर आपको देखना है। पहले लेक्चर में कुछ आधा घंटा या कुछ ऐसा स्किप कर सकते हो, तुम देख लेना, बाकी पूरा देख लेना है। और लेक्चर नंबर 2 भी आपको पूरा देख लेना है। बाकी जो बचा वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपको और सीखना है, क्या पता आ जाएगा, हालांकि मुझे लगता है कि नहीं पूछना चाहिए उसके बगैर। अगर आपको लगता है तो आप लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 अपनी मर्जी से देख सकते हो, जितना आपको टाइम है, जितना आपका जो इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि क्या है, दो या दो से ज्यादा बंदे हैं जिन्होंने क्या कर दिया है, एग्रीमेंट कर दिया है कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट्स बिजनेस का, जो दोनों में से या तो दोनों करेंगे, या मतलब दो अगर ही होंगे दोनों करेंगे, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। उस लेक्चर में जरूर देखना, क्योंकि वहां पे मैंने इसका पोस्टमार्टम कर दिया है, हर किसी का क्या मतलब है। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं और वो बंदा है मेरा फ्रेंड जो है, हमने बिजनेस कर दिया, मैं उसको बोलूँगा यार मैं जॉब भी कर रहा हूँ दोस्त, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तू एक काम करना, तू दुकान पे रहा कर, मैं पैसे ज़्यादा लगाऊंगा, मैं कैपिटल ज़्यादा लगाऊंगा, तू कैपिटल कम लगा देना, ठीक है, तू दुकान पे रहना। तो वहाँ पे जो वो बिजनेस करेगा, दैट ही ओनली दैट इज कैरिंग द बिजनेस, आई एम नॉट कैरिंग द बिजनेस। मैंने तो सिर्फ फंडिंग की है, बट मैं भी इसका पार्टनर हूँ, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मुझे भी मिलेगा। बट वहाँ पे जो वो बिजनेस कर रहा है, तो वो ही इज नॉट डूइंग फॉर हिमसेल्फ ओनली, ही इज एक्टिंग ऑन माई बिहाफ ऑल्सो। वो मेरे बिहाफ पे भी एक्ट करता है। वही बात कि कल को क्रेडिटर पैसे मांगेगा, वो मुझसे भी पैसे मांगता है, क्योंकि हम दोनों की लायबिलिटी जो है वो ज्वाइंटली है, सिवियरली, वो मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन है। ठीक है,
अब इनके फीचर्स बोलेंगे सबसे पहले 2 और मोर पर्सन्स, मतलब एक पार्टनरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कम से कम 2 बंदे होने चाहिए, कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। मैक्सिमम का लिमिट जो है वो यहाँ से नहीं आ रहा है पार्टनरशिप एक्ट से, वो एक्चुअल में कंपनीज एक्ट से आता है। कंपनीज एक्ट जो है तो वो बोलता है इंडिया में, अगेन मैं बोल रहा हूँ जो मैंने वो लेक्चर बोलिए वहाँ पे डिटेल में मैंने समझा दिया, बट यहाँ मैं सिर्फ क्रक्स बोलूँगा। इंडिया में 200 से ज़्यादा बंदे अगर चाहते हैं कि एक बिजनेस को एक साथ करें, देखो एक बंदा करेगा सोल प्रोप्राइटर, 2 से ज़्यादा करेंगे उनको क्या बोलेंगे पार्टनर, बट कंपनीज एक्ट बोलता है अगर इंडिया में 200 से ज़्यादा बंदे बोलते हैं कि हमें बिजनेस करना है टुगेदर, वो इन द फॉर्म ऑफ कंपनी ही कर सकते हैं, याद रखना है। अगर आप 200 फ्रेंड्स हो और आप बोलते हो कि बिजनेस करोगे, अगर आप 200 से ज़्यादा हो रहे हो तो आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा कंपनी, तो लिमिट आ गई वहाँ से, तो उसने बोला 200 तो नहीं जाता, बट उसने फिर भी बोला है कि ये डिपेंड करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो कितना रखेगा मैक्सिमम, ठीक है। सॉरी 200 नहीं है, 100 है, ठीक है। और अभी 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, अगर 100 से ज़्यादा हो गए तो उनको कंपनी बनानी पड़ेगी, और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब लिस्ट किया है 50 किया है। तो आज की डेट में इंडिया में अगर 50 बंदे हैं तो 50 बंदे तक के बंदे पार्टनरशिप कर सकते हैं, 50 से यूं ही ज़्यादा होगा 51 होगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप नहीं कर सकते, इन द फॉर्म ऑफ कंपनी का। क्यों? उनका रेगुलेशन भी बहुत मुश्किल होगा, कल को किसी से पैसे लेने पड़ेंगे तो 50 बंदों को कहाँ से पकड़ लोगे। तो कंपनी एक्ट ने बोला कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा हो सकता तो आपको कंपनी फॉर्म में बनाएंगे, तो आपने रेगुलेशन रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कम पार्टनरशिप के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है कितने बंदे होने चाहिए, मिनिमम 2 बंदे होने चाहिए, मैक्सिमम इंडिया में आप याद रखो 50 होने चाहिए। अब एज ऑफ नो ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है, एक्ट में कोई भी चेंज हो सकता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि 50, एक्ट बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा कितने हो सकते हैं, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट 50 बोला है, कल को लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को 20 भी करेगा, और कल को लगता है 80 भी करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, हु हैव एग्रीड, तो इन्होंने क्या किया है, एग्रीमेंट किया है, मैं और मेरे फ्रेंड ने एग्रीमेंट कर दिया। तो ये दूसरी कंडीशन है पार्टनरशिप के लिए कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अब ये एग्रीमेंट या तो रिटन में भी होगा तो वेरी गुड, नहीं तो ये ऑरली भी हो सकता है, तो एक्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलता है तुमने ऑरली भी कर दिया एग्रीमेंट, तुम जाके बिजनेस कर सकते हो, तुम्हें कोई वो नहीं है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हारा जो एग्रीमेंट है वो स्टैम्प पेपर पे रिटर्न होना चाहिए। रिटर्न होगा इट इज़ गुड तुम्हारे अपने भलाई के लिए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा तो हम एक्ट को रेफर करेंगे। एक्ट कल को डिस्प्यूट आएगा और तुमने कहीं राइटिंग में नहीं लिखा है तो एक्ट देखेंगे, एक्ट क्या बोलेगा कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो, बट कायदे से एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो वर्बल है या वो रिटर्न फॉर्म में है, ठीक है। तीसरी चीज बिजनेस, तीसरा चीज जो पार्टनरशिप का है कि वो जो, अब इसको 2 और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, आप बोल सकते हो इनको को-ओनर्स है, को-ओनर्स है किसके है, बिजनेस के। इनने क्या डिसाइड क्या करना है, बिजनेस करना है। अगर 2 बंदे बोलेंगे कि हम आईपीएल में बैटिंग लगा देंगे तो क्या उसको बिजनेस बोलेंगे, नहीं। बिजनेस का जब भी हम मतलब बोलेंगे, बिजनेस शुड बी वन विच इज कॉल्ड एज लीगल बिजनेस। और दूसरी चीज जो है जो मैं बताता रहा हूँ, बिजनेस का फीचर क्या होता है, बिजनेस का मतलब होता है द एक्टिविटीज विच आर ऑफ रेकरिंग नेचर, द एक्टिविटीज विच आर ऑफ रेकरिंग नेचर। मतलब अगर मैं और मेरे भाई ने कहीं पे जमीन खरीदा है तो हमने क्या किया है, वी आर को ओनर्स ऑफ दैट ऑफ लैंड, तो क्या हम बोलेंगे कि हम पार्टनरशिप है, नहीं, हम को ओनर्स है। को ओनर्स कब पार्टनर्स बनेंगे, जब वो किसी बिजनेस के को ओनर्स हो जाएंगे। हमें बिजनेस करना है, अगर हम लैंड बाइंग सेलिंग ऑफ लैंड करेंगे और हम 2 मिलके करेंगे तब हम बोलेंगे कि हम पार्टनर्स हैं। अगर हमने बिजनेस मतलब दुकान खोली है और उसको चलाएंगे तब हम उसको बिजनेस बोलेंगे। मेरे लिए हमने दुकान एज ए इन्वेस्टमेंट परचेज कर दी है 2 बंदों ने, तो उसको पार्टनर्स नहीं बोलते, उनको को ओनर्स बोलते हैं। तो ठीक है, ये तीसरा फीचर है। चौथा क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है, या तो वो सारे काम करे, या तो वो सारे काम करे, या तो जरूरी नहीं है कि सारे दुकान में रहे, बाकी उन्हें फंडिंग की है तो एक ही बंदा काम कर रहा है, बट वो भी जो भी डील्स वहां पे करता है ही इज एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। देखो 2 चीजें होता है, एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है एजेंट। सपोज मेरा माल है, मैं किसी को बोलता हूं कि भाई तू मेरा कमीशन एजेंट है, इसको बेच दे। मैंने जो अभी आपकी सीरीज में वो एग्जांपल दिया था, वो जो व्यापारी था कश्मीरी, वो जब सेब बेचता था तो उसका यहाँ पे कौन होता था, एजेंट होता था, जिसको आरती बोलते हैं परहैप्स। तो वो एजेंट क्या करता है, वो उसका माल बेचता है, यहाँ पे बेचता है और अपनी कमीशन लेता है।
तो ही इज जस्ट हिज एजेंट। और प्रिंसिपल कौन है इन गुड्स का, रियल ओनर कौन है, वो जो कश्मीरी बंदा है जिसने ये सेब बेचे, ही इज द रियल ओनर। ये उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, उस बंदे को बिल्कुल। और जो ये माल यहाँ पे बेचता उसको बोलते हैं एजेंट, कमीशन एजेंट, वो अपनी एजेंट कमीशन लेता है। तो वो जो माल बेच रहा है किसके ब्याह पे बेच रहा है, उस कश्मीरी के बंदे के ब्याह पे बेच रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और इधर इसको बोलते हैं एजेंट, ये जो एजेंट होता है बंदा, ठीक है। मगर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में दोनों बंदे जो है वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, वो ओनर भी है और एजेंट भी है। मतलब मैं भी पार्टनर हूं, मेरा फ्रेंड भी पार्टनर है, और दुकान पे सपोज मेरा फ्रेंड है, मैं नहीं हूं, मैं जॉब करता हूं, वो जो वहां पे सेल परचेज करेगा, कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा, कोई भी लोन लेगा, जो भी लेगा, वो बिजनेस के ब्याह पे ले रहा है, मतलब उसमें मैं भी इन्वॉल्व हो रहा हूं, वो भी। तो जब वो एक्ट करता है वो तो एज अ प्रिंसिपल है ही, क्योंकि ही इज द ओनर, एज वेल ही इज माई एजेंट ऑल्सो दियर। तो ही इज एज अ ओनर एज वेल एज एन एजेंट। तो ओनर वो मतलब इसलिए इस कंटेक्स्ट में है कि ही इज एंटाइटल्ड टू डू द डील। सेकेंडली एजेंट इस कंटेक्स्ट में वो अपने ब्याह पे डील नहीं करता है, फर्म के ब्याह पे डील करता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, क्योंकि कल को जब कोर्ट में केस हो जाए, जो भी हो जाएगा, मुझे भी देना पड़ेगा पैसा, उसको भी देना पड़ेगा। मैं नहीं बोल सकता कि उसने कर दिया मैं नहीं था, बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट बोलेगा बाई म्यूचुअल एजेंसी कंसेप्ट लगता है। कल को डिस्प्यूट हो जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट में रेफर किया जाएगा, जज बोलेगा लतीफ तुम गलत हो, पार्टनरशिप की डेफिनेशन में है म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट, तुम उधर दुकान पे नहीं थे, कोई बात नहीं, तुम तो पार्टनर थे ना, तो तुम भी लायबल हो इन डेट्स के लिए, ठीक है। और इन बंदों को, जो ये दो बंदे, दो या दो से ज्यादा मिलते हैं, इनको बोलते हैं हम पार्टनर्स। और ये जो बिजनेस से करते हैं उस पार्टनरशिप को बोलते हैं फर्म, ठीक है। तो फर्म समझ आ गया। कभी आपने अकाउंटिंग में बोला था फर्म की बुक्स में, फर्म की बुक्स में मतलब उस बिजनेस की बुक्स में, और इन बंदों को बोलते हैं पार्टनर्स, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझा दिया, वो देखना। इसके बाद और इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, वो कोई रेशियो डिफाइन करते हैं कि किस रेशियो में अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और प्रॉफिट्स इंक्लूड लॉस, अगर लॉस हो जाएंगे तो उनको भी लॉस उसी रेशियो में शेयर करना है जिस रेशियो में उन्होंने बोला था कि हमें प्रॉफिट्स आएंगे। और एक फीचर है लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स अनलिमिटेड है, मतलब पार्टनर जैसे सोल प्रॉपर्टी में भी उस बंदे को नुकसान हो जाएगा तो उसको घर की पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, यहाँ पे भी पार्टनरशिप में अगर उसको नुकसान हो जाएगा तो उनको अपने, अगर उनको बिजनेस में नुकसान हो जाए, उनको अपने घर के जायदाद भी बेच के लोगों का कर्जा उतारना पड़ेगा। तो आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि एक बंदा पार्टनरशिप में क्यों जाएगा, क्योंकि अगर एक ऑप्शन होगा लिमिटेड लायबिलिटी, द आंसर इज रॉन्ग। लिमिटेड लायबिलिटी के लिए पार्टनरशिप में बंदा नहीं जाता है। क्यों जाता है नॉर्मली, एक तो कैपिटल बढ़ाने के लिए जाता है, और दूसरा दो रीजन है, या तो मैं जो बिजनेस करना चाहता हूँ मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है तो मैं उसके लिए किसी को पार्टनरशिप में लेता हूँ, या मुझे लगता है कि मेरी मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, मुझे एक्सपर्टीज चाहिए, या मैं तो मेरे पास तो पैसा है लगाने के लिए बट मेरे पास टाइम नहीं है उतना बिजनेस लगाने के लिए, तो मैं किसी दूसरे बंदे को लेता हूँ पार्टनरशिप में, उसको बोलता हूँ मैं ज़्यादा पैसे लगाता हूँ, तू कम पैसे लगा दे, बट तू अपना जो तेरे पास मैनेजमेंट स्किल है, एफर्ट है, एक्सपीरियंस है, तू वो लगा ले, ठीक है। हम दोनों एज ए पार्टनर ज्वाइन करेंगे। सपोज मैंने देखा हूँ किसी एक दुकान में, मैं एक लाइन ऑफ एक्टिविटी बिजनेस में जाना चाहता हूँ और मुझे लगता है वो बंदा बहुत ही नॉलेज है उसको, मैं उसको लेना चाहता हूँ एज एन एम्प्लॉय, तो वो बट रिलेक्टेंट है, उसको पता है कि उसको नॉलेज है बहुत, ही इज सेइंग कि मैं आ जाऊंगा तुम्हारी बिजनेस में बट आई विल बी एज ए पार्टनर, आई विल बी शेयर द प्रॉफिट्स, मैं सैलरी पे जॉब नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा एज ए पार्टनर, तो मैं उसको पार्टनरशिप में ले लूंगा, ठीक। तो हमारी लायबिलिटी जो रहेगी वो अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है। ये मैंने आपको बोल दिया। अब इसके बाद देख लेते हैं, अब जो हम ये एग्रीमेंट करते हैं, एक तो होगा कि हम ऑरली करेंगे, ठीक है भाई हम करेंगे अगर हमें भरोसा है, अगर भरोसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, और कायदे से करना भी चाहिए, हम इसको लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं, ठीक है। हम जो एग्रीमेंट करते हैं इसका तहरीर बनाते हैं हम। तो कुरान में भी हमारे बारे में ये भी लिखा, जब भी तुम कोई डील करोगे उसको क्या करोगे, तुम लिख लोगे। हालांकि हमें कराहत होती है कभी कि यार मैं किसी को पैसे देता हूँ, मुझे कोई पैसे देता है, तो हमें कुरान भी बोलता है उसको क्या करना चाहिए, उसको लिख लेना चाहिए, क्योंकि कल को कोई डिस्प्यूट हो जाएगा, फिर वो बोलेगा तुमने तो दिए नहीं थे पैसे, बट जब रिटर्न प्रूफ होगा, चलो आजकल तो व्हाट्सएप और उसके स्क्रीनशॉट्स होते हैं, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज तहरीर, बट कायदे से अगर किसी को पैसे दे या कोई भी डील करे उसको लिखना चाहिए, क्योंकि कल को डिस्प्यूट ना हो जाए, कोई अपना किसी का ईमान कमज़ोर ना हो जाए, ठीक है। तो अगर हम पार्टनरशिप में भी ऐसे करेंगे, हम दोनों ने एग्रीमेंट करते हैं और उसको लिख दिया कहीं पे, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, डीड क्या होता है, कोई भी चीज़ जो एक स्टैम्प पेपर पर लिखी होती है उसको बोलते हैं डीड, जिसमें लिखा होता है बायलॉज जो भी उन्होंने डिसाइड किया होता है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, वो डॉक्यूमेंट है जो लीगली वेटेड है, नोटराइज किया हुआ स्टैम्प पेपर पे, जिसमें लिखा है कि इस पार्टनरशिप के बारे में, ये जो मैं ए
और बी हम जो अब पार्टनर्स कहलाए, हमने जो एग्रीमेंट कर दिया, हमने इस एग्रीमेंट को राइट कर दिया, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसमें हम क्या बोलते हैं पार्टनरशिप डीड में? नेम ऑफ द फर्म, हम जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे उस फर्म का नाम होगा। सपोज हमने डिसाइड कर दिया हमारा बिजनेस होगा आरजी गारमेंट्स एंड कंपनी, ठीक है। उसके बाद हमने बोला लोकेशन, मतलब एड्रेस क्या रहेगा, कहाँ पे हमारी दुकान रहेगी, हम क्या बिजनेस करेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस क्या रहेगा, कुछ भी जो होता है ना हमारे एग्रीमेंट में वो हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हम लिखेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, कि कल को जो प्रॉफिट आएगा वो किस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, हमारी जो कैपिटल होगी, ठीक है, या कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कौन कितनी कैपिटल आएगा, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मैं आगे बताऊंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, बैंक अकाउंट कौन चलाएगा, ये सारी जितनी भी चीजें होंगी जो हमें लगता है इस एग्रीमेंट में हमें काम आएगी, वो चाहे तो हम इस पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इधर नोट्स में लिख दिया है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं, और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वही, कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड नहीं है, मैं और मेरा दोस्त है, हमने वही गलती की, हमने एग्रीमेंट नहीं लिख दिया। हमने बोला यार तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है, मैंने बोला मुझे तुम पे भरोसा है, और उसने बोला मुझे तुम पे भरोसा है, और भरोसा करके हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लास्ट में क्या हो गया, अब जब प्रॉफिट्स आ गए, अब हमें डिस्प्यूट हो गया। मैं बोलता हूं उसको कि भाई मेरा ज़्यादा पैसा लगा है, तो हम क्या करेंगे, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, तुझे कम मिलना चाहिए। वो बोलता है नहीं भाई, तेरा एफर्ट कम लग रहा है, मेरा एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, तो मुझे मिलना चाहिए ज़्यादा प्रॉफिट। या मैं बोलता हूँ चल ठीक है, तुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलना बराबर, चल ठीक है, तुझे तेरा एक्सपर्टीज लग रहा है, मेरा कैपिटल लग रहा है, प्रॉफिट्स को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करके, बट मेरी कैपिटल पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे, मतलब दोनों की कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे ताकि मुझे ज़्यादा मिल जाएगा, तो कंपनसेट हो जाएगा। वो बोलेगा ठीक है, अगर तुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए तो मुझे फिर सैलरी मिलनी चाहिए, तो ये डिस्प्यूट, मैं बोल रहा नहीं सैलरी क्यों मिलेगी तुझे, तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया तो वो बोलता है मुझे लोन पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर उसने अब फर्म को लोन दिया, एक तो है कि कैपिटल दे देना और दूसरा है लोन देना। कैपिटल मतलब जो बिजनेस के लिए पैसा दे, और लोन जब जरूरत पड़ रही है पैसे की बिजनेस को, तो हम बैंक से लोन लेते हैं। एक पार्टनर बोलता है मैं एडिशनली लोन दूंगा फर्म को, तो वहां से फर्म इंटरेस्ट देगी, तो कितना इंटरेस्ट होगा वो सारे डिस्प्यूट हो जाएंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में इन चीज़ों के बारे में नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, सैलरी दी जाएगी नहीं दी जाएगी, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो प्रॉब्लम आती है। तो हम कहाँ जाते हैं फिर, अगेन जो मैंने बोला था, हम पार्टनरशिप एक्ट में जाते हैं। तो हम पार्टनरशिप एक्ट में देखते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डीड साइलेंट है या डीड ही नहीं है तो कुछ इश्यूज जो है उनको कैसे हैंडल करेंगे। तो पार्टनरशिप एक्ट बोलेगा कि क्या करना है उस केस में, ठीक है। पार्टनरशिप डीड मैंने बोल दिया, या तो आप उस डीड में लिख दो, अगर नहीं लिखा है डीड में, बाद में कोई इशू आ जाएगा तो म्यूचुअली डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या होगा, तो बात जाएगी कोर्ट में, कोर्ट फैसला देगा पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। अब देखते हैं पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलते हैं। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है अगर डीड साइलेंट है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पीएसआर इज प्रॉफिट शेयर रेशो, मतलब इन दो के बीच में प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या तो इन्होंने राइटिंग में लिखा होगा कि हमारा प्रॉफिट शेयर 3:2 होगा, 5:3 होगा, जो भी होगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा, ये याद रखना आपने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा, तो कोई कुछ नहीं होगा। तो जिसको लगता है कि नुकसान हो गया मेरा, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको एग्रीमेंट में ये चीज़ डालनी चाहिए, डीड में डालना चाहिए। अगर नहीं तो एक्ट बोलेगा भाई हमारे हिसाब से तो इक्वल मिलना चाहिए, तो प्रॉफिट भी इक्वल, लॉस भी इक्वल। दूसरा चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं बोलता हूँ कि भाई ठीक है, अब पार्टनरशिप एक्ट ने तो मुझे पकड़ लिया, यहाँ से बुरा इक्वल, मेरी कैपिटल ज़्यादा लगी तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तुझे कम मिलेगा मुझे ज़्यादा मिलेगा। मतलब हमारी ऐसा है, मैं बोलता हूँ यार 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, तो मेरी कैपिटल 2.5 लाख थी, तेरी 50,000 थी, तो मुझे लगता है ठीक है यहाँ का 10%, तो मुझे 25,000 मिलेगा, इसको 5,000 मिलेगा, तो मेरे थोड़ा फायदा हो जाएगा, तो जो मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाई थी वो कंपनसेट हो जाएगा। तो अब क्योंकि एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, जब डीड में, जब एक्ट में जाएंगे तो एक्ट बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ना भाई तुझे मिलेगा 2,25,000 रुपये, ना इसको मिलेगा। तो एक्ट बोलता है या तो लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें नहीं मिलेगा।
इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पैसा पार्टनर निकालता है उसको ड्राइंग बोलते हैं। वहां भी हमने पढ़ा था मालिक जो पैसा निकालता है उसको ड्राइंग बोलते हैं। पार्टनर्स में क्या है, पार्टनर्स में ये इश्यूज आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट सोल प्रॉपर्टर में ये नहीं आता क्योंकि वहां पे वही मालिक था। अगर इंटरेस्ट निकालता तो उसी से चार उसी को दे देते, अगर कैपिटल लगाता उसी को इंटरेस्ट देते, और ड्राइंग होता उसी से ले लेते, तो फायदा क्या हुआ, क्योंकि लास्ट में जो भी प्रॉफिट लॉस होता वो उसी को मिलना था। तो वो कोई सेंस नहीं बनता है कि पहले उससे लेंगे फिर उसी को देंगे, मतलब बिजनेस लेगी उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर उसी को देगी, तो कोई सेंस नहीं मिलता। तो पार्टनर सोल पार्टनर, बट पार्टनरशिप में क्योंकि दो पार्टनर है तो एक से लेंगे अगर उसने ड्राइंग निकाली है, और फिर जो वो प्रॉफिट्स में ऐड करेंगे और प्रॉफिट्स के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी सेम चीज़ है। अगर किसी ने ज़्यादा पैसे निकाले हैं तो दूसरा बंदा बोल रहा है कि तेरी ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगाएंगे, तो या तो लिखा होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना रहेगा, अगर नहीं लिखा होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से दूसरा बंदा बोल रहा है कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए क्योंकि मैं ज़्यादा काम करता हूँ, एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, एक्ट में जाएंगे, एक्ट बोलेगा भाई कोई सैलरी नहीं मिलेगी। इसी तरीके से वो बोल रहा है कि कमीशन दे दो मुझे, मैं जो सेल करता हूँ उस पर मुझे कमीशन दे दो, एक्ट बोल रहा है नहीं लिखा है तो कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद सपोज एक पार्टनर ने लोन दे दिया फर्म को, एक तो था कैपिटल जो पैसा बिजनेस के लिए लगाया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, दूसरा है क्या फर्म को पैसों की जरूरत थी तो एक पार्टनर ने लोन दे दिया। अब अगर उसने लोन दिया है तो लोन के लिए एक्ट बोलता है 6% इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, पर एनम। तो आपको क्रक्स में याद रखना है, अगर डीड साइलेंट है या डीड नहीं है तो दो चीजें आपने याद रखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली होगा, प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल होगा पार्टनर्स के बीच में, और जिस पार्टनर ने लोन दिया है उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% पर एनम, नॉट पर मंथ, नॉट 5%, 6% पर एनम मिलेगा, और बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको भूल जाओ, सिर्फ दो चीजें याद रखो, प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसको अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने जो लेक्चर नंबर 2 है पार्टनरशिप डीड के बारे में, वहां पे मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दे दिए, तो आप उस लेक्चर को भी देख लेना। ठीक है, ये समझ आया। अब मैं यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा चीज बताता हूँ पहले, जो मुझे चाहिए था स्टार्ट में बोलना बट मेरे से स्किप हो गया, तो मैं आपको बताता हूँ, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पे बेसिकली आ जाएंगे। ठीक है, हमने सोल प्रॉपर्टी में सीक्वेंस पढ़ा कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। प्रॉफिट लॉस में हमें नेट प्रॉफिट आता था। सोल प्रॉपर्टी में जब मुझे नेट प्रॉफिट आता था तो वो मैं क्या करता था, मैं उसको ऐड करता था टू कैपिटल ऑफ ओनर। ऐसा करता था मैं बोलता था कैपिटल प्लस प्रॉफिट इस साल का, उसमें से लेस करता था ड्राइंग, तो ये इसका निकला था क्लोजिंग बैलेंस, जो मैं फिर बैलेंस शीट में दिखाता। कैपिटल इतनी है और यहां पे लायबिलिटीज है और यहां पे एसेट्स है, इस तरीके से मैं बैलेंस शीट बनाता था, तो मैं प्रॉफिट को ऐड करता था। तो पार्टनरशिप में अकाउंटिंग कैसे हो जाएगी, देखो पार्टनरशिप में अकाउंटिंग कैसे हो जाएगी। पार्टनरशिप में भी क्या है, एक्चुअली वही बिजनेस है, वही बिजनेस है। पहले क्या होता था, मैं अकेला मालिक था, अब दो मालिक है, बट बिजनेस तो सेम रहेगा। बिजनेस में अब क्या होगा, मैंने भी कैपिटल लगा दी, उसने भी कैपिटल लगा दी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू माय कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू दिस कैपिटल। फिर क्या होगा, बिजनेस उससे क्या करेंगे, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट से बिजनेस उसके बेस पे परचेज करेगी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, जो भी होगा। तो इस तरह से एंट्रीज होती जाएंगी। लास्ट में क्या बनेगा, लेजर बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट। मतलब जिस तरीके से सोल प्रॉप्राइटर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं उसी तरीके से पार्टनरशिप में भी बनेगा। फिर आप बोलोगे सर फर्क क्या है, फर्क है जब नेट प्रॉफिट आता है सोल प्रॉप्राइटर में तो हम उसको कैपिटल ऑफ ओनर में ट्रांसफर करते हैं, बट यहां जब नेट प्रॉफिट आता है पार्टनरशिप में जो नेट प्रॉफिट आता है, अब ये जो प्रॉफिट है ये किन का प्रॉफिट है, ये मेरा भी है, ए और बी का भी है। तो अगर मुझे 1.5 लाख का प्रॉफिट आया, 1.5 लाख का प्रॉफिट आया, अब इसको वहां पे क्या करते थे, पार्टनर कैपिटल की ओनर में ऐड, ओनर की कैपिटल में ऐड करते थे। यहां पे तो दो ओनर है, ए और बी, तो फिर हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड देखते हैं। पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं कि इस प्रॉफिट के बारे में क्या लिखा है। तो पार्टनरशिप में सिर्फ एक एडिशनल चीजें हैं एज कंपेयर टू सोल प्रोवाइडर,
कि नेट प्रॉफिट जब P&L अकाउंट बनाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट करते हैं। वहां पे ये चीज नहीं होता था, वहां पे सीधे ऐड करते थे प्रॉफिट। यहां पे प्रॉफिट्स को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज पर पार्टनरशिप डीड। तो हम पार्टनरशिप डीड में देखते हैं क्या बोलता है। सपोज पार्टनरशिप डीड बोलता है जो 1.5 लाख प्रॉफिट आ गया ना, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डीड में लिखा है सबसे पहले तुम लोग क्या करते ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। अब डीड पहले, अभी जो मैं एग्जाम्पल कर रहा हूं उसमें सपोज डीड साइलेंट थी, तो हम कुछ नहीं करेंगे, प्रॉफिट्स को इक्वली देंगे और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो वो दे देंगे। तो पहले इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। बट अगर डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना था, एक का 25,000 मिल रहा था, दूसरे का 5,000 मिल रहा था, कितना हुआ 30,000। तो इसमें से पहले 30,000 लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बचा कितना प्रॉफिट, बचा 1,20,000, 1,20,000 बचा। तो ये 30,000 कैसे हुआ, इसको 25,000 दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसको 5,000 दे दिया। मतलब आप इमेजिन करो ना कि आपको 1.5 लाख का प्रॉफिट आया, अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये चीजें सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग में नहीं थी, ये पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में। तो हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका इतना। और क्या लिखा है, सैलरी लिखा है, सैलरी लिखा है क्योंकि बी बिजनेस में रहता है, ए नहीं रहता है बिजनेस में, तो ए को सैलरी नहीं मिलेगी, बी को सैलरी मिलेगी 3,000 रुपया पर मंथ। 3,000 रुपया पर मंथ, टोटल साल का कितना हुआ 36,000। तो 1,20,000 में अब क्या होगा सर, 36,000 रुपया उठाएंगे, वो बी को सैलरी देंगे। तो सैलरी जब देंगे इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको 36,000 मिलेगा। प्लीज विजुअलाइज करने की कोशिश करो। उसके बाद कितना प्रॉफिट बचा सर, उसके बाद प्रॉफिट बचा 84,000 और 84,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को। सपोज और कुछ चीज नहीं लिखा है, मतलब कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ नहीं लिखा है, और 84,000 को हम फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखेंगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सपोज 2:1 है, सपोज 2:1 है, इसका मतलब क्या है, अगर 1:1 है, 1:1 का मतलब क्या है, इक्वल। 1:1 का मतलब क्या है, इक्वल। अगर इक्वल है तो प्रॉफिट इसको कितना मिलेगा 42,000, इसको 42,000। तो हम क्या करते हैं, एक एडिशनल चीज है सोल प्रोप्राइटर से इन पार्टनरशिप अकाउंट, सिर्फ एक ही एडिशनल चीज है कि हमने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो हमें सोल प्रोप्राइटर में ये टेंशन नहीं थी। अब ये जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसके लिए हम एक और अकाउंट बनाते हैं, हम एक और अकाउंट बनाते हैं पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप में क्या सीक्वेंस होता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो वहां पे भी था, यहां पे अब बनता है पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी लेक्चर नंबर 2 में मैंने डिटेल में बता दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, इसमें हम क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं है हमें, तो मैं क्रक्स में बताता हूं। तो हम क्या करते हैं, हमें अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते हैं जैसे सोल प्रॉफिट में करते थे। इस नेट प्रॉफिट को उठाते हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। तो हम लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आया 1.5 लाख। फिर इस 1.5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो हम मिलते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस 1.5 लाख में से सबसे पहले कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, वो ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। तो ए की कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे, ए की कैपिटल अकाउंट में 25,000 ट्रांसफर करेंगे और बी की कैपिटल अकाउंट में 5,000 ट्रांसफर करेंगे। और उसके बाद बोल रहा है कि 36,000 रुपया सैलरी देने हैं। तो सैलरी किसको, सर ये सिर्फ बी को देंगे, तो बी की जो कैपिटल होगी उसमें ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो कैश में नहीं देते हैं, उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं 36,000। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा 84,000 वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, जो उनका प्रॉफिट शेयर रेशो 1:1 इस केस में 42,000 और 84,000। इस तरीके से हमने इस प्रॉफिट को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बहुत डिटेल में मैंने उस लेक्चर में पढ़ा दिया है, तो वहाँ वो लेक्चर देख लेना। लेक्चर नंबर 2 जो है मेरा प्लेलिस्ट ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 12, वो तुम देख लेना, ठीक है। ये मैंने बता दिया। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मैंने नोट्स में भी ये चीज डाल दी है। तो P&L के बाद क्या बनता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो यहां से हमें पता चला कि ए की कैपिटल में हमने 25,000 रुपया इसका करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। बी की कैपिटल में हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 5,000, सैलरी का 36,000, और ए की कैपिटल में 42,000 प्रॉफिट का और बी की कैपिटल में 42,000 प्रॉफिट का, ठीक है। ये हो गया। और ये प्रॉफिट शेयर रेशियो सपोज 2:1 हो रहा है,
इसका मतलब क्या होता है, अगर ये 2:1 होता है मतलब इसको 2 हिस्से मिलते हैं और इसको 1 हिस्सा मिलते हैं, मतलब टोटल हिस्सा कितना करते हैं, 3 हिस्सा। आई एज्यूम कि आपको मैथ अच्छा है, तो इस 84,000 के 3 हिस्से होते हैं, 84/3, तो इसको 2 हिस्से मिलते हैं, इसको 1 मिलता है। और अगर 3:2 होता, 3:2 कितना होगा, मतलब 5 हिस्से करने हैं, इसको 3 हिस्से मिलते हैं, इसको 2 हिस्से मिलते हैं, ठीक है। या 1:1 होता है, 2:1 होता है, 3:2 है, जो भी होगा उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर डीड साइलेंट है तो ये कुछ नहीं मिलेगा, ये कुछ नहीं मिलेगा, 1.5 लाख को सीधे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको 75,000 मिलेंगे, इसको 75,000 मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज जो मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट परहैप्स 1875, तो वो बोलता है कि कब हम बोलेंगे दो बंदों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, तब हम बोलेंगे दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी होता है ना कि डिस्प्यूट हो जाए तो कोर्ट पे जाते हैं, तो कोर्ट वाला जज जो है ना वो किस पे बेस पे फैसला करेगा, वो लॉ ऑफ द लैंड के बेस पे फैसला करता है, तो लॉ ऑफ द लैंड होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में भी लिखा होता है कि कब कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे हुआ कि नहीं। सपोज मैंने एक बंदे को फोन कर दिया, बोला यार, मैंने बोला यार मेरी शादी है तो तुम ना इतना इतना ये टेंट लाना, ये लाना, इतने बंदों का इंतजाम कर देना, ये सब कुछ कर देना। उनने कर दिया, और लास्ट में मैं क्या कर दिया, मैंने बोला नहीं यार मैं तो मजाक कर रहा था, तो कोर्ट में ले जाएगा ना, तो कोर्ट में इन कॉन्ट्रैक्ट में बोला जाएगा था बाकी इनकी बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एम आई लाइबल टू पे हिम द मनी विच ही हैज द लॉस ही हैज इनकर्ड। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि क्या होना, उसमें एक क्राइटेरिया है कि जब भी तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे, जिस बंदे से तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो साउंड माइंड का होना चाहिए, वो साउंड माइंड का होना चाहिए। मतलब अगर कोई पागल होगा और पागल मुझे कुछ बोलेगा तो मैं वो कर दूंगा, तो फिर मैं पागल हूं, वो पागल नहीं है। पागल मुझे कुछ भी बोलेगा तो मैं मानूंगा ये सही है क्या, तो और फिर कल को उसको कोर्ट में ले जाऊंगा, नहीं ले सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा ये तो अनसाउंड माइंड का है। साउंड माइंड का होना चाहिए। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट है, वो मेजर होना चाहिए। मेजर मतलब वो माइनर नहीं होना चाहिए। इंडिया में माइनर की डेफिनेशन क्या है, 18 ईयर्स। तो अगर 18 ईयर से कम बंदा है, 18 ईयर से एज से कम बंदा है, वो इंडियन एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता है, वो एग्रीमेंट ही नहीं कर सकता। तो क्या मैं माइनर को पार्टनर बना सकता हूं? द आंसर इज नो। क्योंकि मैंने किसी छोटे बच्चों को बोला चला हम पार्टनरशिप करेंगे, और कल को लॉसेस हो जाएंगे और उसको बोलूंगा तू भी लॉस दे दे, तो कोर्ट बोलेगा तू पागल है लतीफ, ये तो बच्चा था, तुझे किसने बोला था बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट करना? क्योंकि बच्चा लीगली इज नॉट बाउंड कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे। तभी आप देखोगे आपको जब अकाउंट खोलना पड़ता है बैंक में, तो आपको अगर आप माइनर हो तो आप अकाउंट नहीं खोल सकते, आपको गार्जियन का नंबर देना पड़ेगा, बिकॉज वो जो अकाउंट आपने खोला है यू आर नॉट लीगली इन अ पोजीशन टू ओपन एन अकाउंट, तो आपके गार्जियन का नाम रहता है। और जब फिर मेजर होते हो फिर उस अकाउंट को चेंज किया जाता है। इसी तरीके से आप लाइसेंस नहीं बनाने देंगे आपको, ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि ये इसका माइंड लेवल वो लेवल का नहीं है। तो 18 साल के बाद ही आप मेजर होते हो, तभी आप एग्रीमेंट कर सकते हो। तो याद रखना, आपको एक पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के लिए भी अगर एग्रीमेट करना है तो जिस बंदे से तुम पार्टनरशिप करोगे वो साउंड माइंड का होना चाहिए और वो मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। बट माइनर के लिए एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, माइनर कैनॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, क्योंकि वो लीगली ही इज नॉट एबल टू डू एनी कॉन्ट्रैक्ट, द एग्रीमेंट इज जस्ट ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, तो वो नहीं कर सकता है। बट यहाँ पे एक चीज है, एक बंदे को, एक माइनर को बिजनेस का पार्टनर बना सकता है ओनली फॉर बेनिफिट्स, ओनली फॉर बेनिफिट्स। बेनिफिट के लिए किसी को पार्टनर बना सकते हैं, मतलब प्रॉफिट्स के लिए बना सकते हो बट लॉसेस के लिए नहीं। अगर कोई माइनर है और आप उसको पार्टनर बनाना चाहते हो, आप उसको बना दो, जो बड़े बंदे हैं वो बना सकते हैं, बट सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, लॉसेस के लिए नहीं। समझ आई बात? सिर्फ प्रॉफिट के लिए, लॉसेस के लिए नहीं। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करोगे? ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए, ऐसा हो गया हम 3 पार्टनर थे, ए बी और सी, ठीक है, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। हमारे एक पार्टनर की डेथ हो गई, अब उसने भी इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, इस बिजनेस को बड़ा कर दिया था, और उसका बेटा 14 साल का है। क्या हम इसको पार्टनर बना सकते हैं? इस वक्त हम इसको पार्टनर नहीं बना सकते। और उसकी वाइफ है, सपोज शी इज नॉट रेडी टू बी पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, बट वो बोलते हैं कि यार मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तभी आपको ज्वाइन करेगा एज पार्टनर, क्योंकि लीगली ये अभी पार्टनर नहीं बन सकता क्योंकि ये 14 साल का है। तो अब हम पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप बोलता है कि तुम उसको एज अ पार्टनर नहीं ले सकते हो क्योंकि ये माइनर है, बट हमें पता है इसके बाप का स्टेक है, या तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप को तोड़ना पड़ेगा, जितना भी इसके बाप का पैसा होगा वो इसकी वाइफ को, इस बच्चे को या इसकी माँ को देना पड़ेगा। और बच्चा अभी नाबालिग है तो इसको भी देना ठीक नहीं रहेगा। और इसकी माँ बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो तुम फिर इसको अपने बिजनेस में रखो,
और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम बिजनेस तोड़ोगे तो देखोगे हम क्या कर सकते हो उसमें, ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो रेकरिंग नेचर का इनकम आ सकता है फिर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ठीक है हमें थोड़ा इंसाफ आता है, वो सब चाहता है, वो भी हमारा दोस्त था, तो हम बोलते हैं ठीक है हम इसके बेटे को लेते हैं एज ए पार्टनर, बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स। मतलब अब वो बेचारा तो खुद से कुछ कर नहीं सकता है, वो लीगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट सारे हम ही कर रहे हैं, वो हमारे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो बाकियों के साथ क्या करेगा। तो हम बोलते हैं कि प्रॉफिट आया तो तुझे दे देंगे, लॉस होगा तो हम बियर करेंगे, हमारे बिजनेस में जो भी लॉस होगा वो तू बियर नहीं करेगा, बिकॉज इस बेचारे ने क्या ये थोड़ी डील कर सकता है। तो पार्टनर कैन बी एडमिटेड, माइनर कैन बी एडमिटेड पार्टनर, बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स बट नॉट फॉर द लॉसेज, ठीक है। बट ये मेजर जब हो जाएगा उसके बाद रेटिफाई कर देंगे और इसको एज अ पार्टनर ले लेंगे, तब ये भी प्रॉफिट्स में भी और लॉसेज में भी मतलब शेयर करेगा, बट अभी ये सिर्फ बेनिफिट्स के लिए करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पार्टनर माइनर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, और साउंड माइंड का होना चाहिए। तो किसी अनसाउंड माइंड के साथ पार्टनरशिप नहीं कर देना, बाद में कोर्ट में जाना पड़ा तो तुम्हें ही पकड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब क्या होता था वहां पे हम बनाते थे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर बनाते थे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में ही हम बनाते थे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ओपनिंग प्लस एडिशन प्लस माइनस ड्रॉइंग। मगर यहाँ पे हमने देखा पार्टनरशिप में एक चीज है, वहां पे प्रॉफिट होता था सारा का सारा प्रॉफिट ओनर का होता था, लॉस सारा का सारा ओनर का होता था, डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस ओनर के कैपिटल में ट्रांसफर करते थे। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसमें से किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को सैलरी मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, किसी को कमीशन मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रही है, किसी से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, किसी का नहीं बन रहा है, किसी को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। ये सारे इशू इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़ दो, दैट इज जस्ट एन एक्सपेंस, उसको मैं छोड़ देता हूँ। और ये सारी चीजें हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज दो पार्टनर है तो मेरा कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और बी का कैपिटल अकाउंट बनाता है, वहां हम बैलेंस शीट में ही करते थे, यहां पे हम अलग से कैपिटल अकाउंट में, तो एज कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो एज कैपिटल अकाउंट होगा, जब उसने पहली बार पैसा लगाया होगा तो क्या किया होगा, बाय बैंक। उसके बाद मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो उससे मेरी कैपिटल बढ़ेगी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद क्या मिलेगा, बाय प्रॉफिट, जो मुझे प्रॉफिट मिला 42,000। और अगर मैंने कोई ड्राइंग निकाली होगी तो ड्राइंग यहाँ पे होगा, और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी रहेगा मेरा। इसी तरीके से ए का बनेगा, इसी तरीके से बी का बनेगा। और फिर जो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर जाके हम बैलेंस शीट बनाते हैं फर्म का। यहाँ पे आता है एज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे बीज कैपिटल आता है, यहाँ पे बाकी लायबिलिटीज आती है, यहाँ पे बाकी एसेट्स आते हैं। तो इस तरह से फिर बिजनेस की बैलेंस शीट बनती है। तो जिस तरह से बैलेंस शीट प्रोप्राइटरशिप में बनती थी उसी तरह से यहाँ पे बनती है, जिस तरह से प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रोप्राइटरशिप में बनती है उस तरह से होगा। तो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप ये सारा स्टेज सेम है, ये बिल्कुल सेम है। फर्क क्या है, वहां पे हम प्रॉफिट लॉस के बाद डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाते थे और एक ही मालिक होता था, उसी की कैपिटल में ऐड करते थे, प्रॉफिट ऐड करते थे, ड्राइंग लेस करते थे। तो बाकी चीज़ें तो कोई एडजस्टमेंट होती ही नहीं है, क्योंकि उसको सैलरी क्या देनी है, वो खुद मालिक है, जो प्रॉफिट के शेयर में मिले वो तो वैसे ही मिलेगा। बट पार्टनरशिप में क्योंकि इश्यूज होते हैं बिटवीन द पार्टनर्स एंड द फर्म, तो हम क्या करते हैं, पहले प्रॉफिट लॉस का प्रॉपोर्शन अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पे सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे दिखाते हैं। उसके बाद क्या कराते हैं, उनका अकाउंट बनाते हैं, और ऑन द बेस ऑफ प्रॉफिट लॉस प्रॉपोर्शन हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पे वो सारी एंट्रीज देते हैं। उसके बाद जो पार्टनर्स का बैलेंस आएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, और बाकी जो एसेट्स ट्रायल बैलेंस है वो जाके एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रायल बैलेंस आ जाएंगे। इस तरीके से हमारी अकाउंटिंग पार्टनरशिप की कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द पार्टनरशिप अकाउंट, ठीक है। तो मैंने आपको बोला प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब ये जो कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स के, ये दो तरीके से होते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा तेज करके बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में बहुत आसान तरीके से डिटेल में समझा दिया। आप उन लेक्चर्स को इसके बाद देख लेना। अब मैं डायरेक्टली ये रिकॉर्ड करके भी आपको बोल सकता था, आप वो देख सकते हो, बट फायदा क्या होता है ना कि आप मतलब प्रॉब्लम क्या होती है उसमें, आप क्या करते थे, आप बोलते कि ये सर बार बार 11th 12th बोलता है, तभी मैंने उससे पहले एक लेक्चर तो दे दूंगा मैं, फिर आपको बोलूंगा आप वहाँ पे देख लो, ठीक है। अब ये जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट है ना, ये दो तरीके से बनाते हैं, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जो है ना, दो तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे तो कोई प्रॉपर्टरशिप में तो कोई बनाने की जरूरत नहीं थी, सीधी बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, बट यहाँ पे बनाने के दो तरीके हैं। एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसके क्वेश्चन और सारी चीज मैंने वहां पे बना देख लिया, तो प्लीज वो देख लेना वो वीडियो। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पहले मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मतलब एक ही कैपिटल अकाउंट बनाता हूं, वन कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। वन का मतलब क्या है, एक पार्टनर का, ऑफ ईच पार्टनर। जैसे मैंने ये बना दिया
मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं पार्टनर्स की, चाहे वो उसने जो पैसा लाया है कैपिटल, जो उसने कैपिटल लाई वो, या जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, या शेयर ऑफ प्रॉफिट था, या ड्राइंग था, एक ही अकाउंट में अगर करेंगे तो उस अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। मतलब इसका बैलेंस कभी भी फ्लक्चुएट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, प्रॉफिट मिला, तो ये कैपिटल इस साल इतनी है, अगले साल कुछ हो सकती है, हो सकता है अगले साल ड्राइंग ज्यादा हो, तो ये जाके एक ही अकाउंट बनता है, तो इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। और अगर मैं दो अकाउंट बनाऊंगा तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। मतलब उसमें क्या रखता हूं, एक कैपिटल अकाउंट बनाता हूं और दूसरा करंट अकाउंट बनाता हूं। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल रहती है और करंट अकाउंट में अदर थिंग्स रहते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो होगा उसमें सिर्फ कैपिटल आ जाएगी। ये जो कैपिटल का पैसा है जो उसने बिजनेस में पैसा लगाया ये बाय बैंक, सिर्फ कैपिटल आएगा। बाकी जो चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या प्रॉफिट है, या सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, या ड्राइंग है, वो जाके करंट अकाउंट की बात बनती है। अब यहां पे बोलोगे सर ड्राइंग जो अगर कैपिटल को निकाला है वो क्यों नहीं कैपिटल अकाउंट में आएगा, वो क्यों नहीं इधर आएगा और नीचे आएगा? देखो कैपिटल का मतलब होता है जो बिजनेस में पैसा लगा दिया। अब ड्राइंग जो करता है, ड्राइंग जो चाहे सोल प्रॉपर्टी या पार्टनर क्यों करता है, यहाँ पे समझे, ड्राइंग वो पैसा है जो बिजनेस से निकालता है। हम सोल प्रॉपर्टी में बोलते थे जब वो बंदा ड्राइंग करेगा तो हम उसकी कैपिटल से लेस करेंगे, मगर ड्राइंग के बारे में यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ, ड्राइंग क्यों निकालता है एक बंदा, क्योंकि अब वो बिजनेस कर रहा है, उसको अपना घर भी चलाना, तो उसको ड्राइंग निकालना। वो ड्राइंग इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है साल के बाद मेरी बुक्स में प्रॉफिट आएगा, तो उस प्रॉफिट को वो निकालता है बेसिकली। तो ड्राइंग इज विड्रॉल ऑफ मनी इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। जो उसको साल के बाद प्रॉफिट मिलता है बट साल तक तो वेट नहीं करेगा क्योंकि उसको घर को चलाना है, तो वो ड्राइंग्स निकालता रहता है जो हम उसकी कैपिटल को कम करते हैं। बट अगर देखा जाए कि ये ड्राइंग जो मेनली निकालता है, चाहे पार्टनर हो या प्रोप्राइटर हो, इस नियत से निकाला क्योंकि उसको पता है साल के एंड पे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा पैसा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन द पार्टनरशिप, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, या इन सोल प्रॉफिट, इन द प्रॉफिट, तो वो निकालता रहता है। तो बेसिकली इट इज द विड्रॉल ऑफ मनी इन लीव ऑफ प्रॉफिट, इन एंटिसिपेशन ऑफ द प्रॉफिट। तो ठीक है, तो इसको तभी हम करंट आइटम बोलते हैं, ना कि कैपिटल का आइटम बोलते हैं। करते तो वहां पे कैपिटल में लेस करते हैं, यहां पे भी बाद में कैपिटल में लेस करेंगे। बट अगर हमने अलग कैपिटल अकाउंट बना दिया है तो कैपिटल में सिर्फ हम जो पैसा बिजनेस के लिए लाता है परमानेंटली वो, और अगर वो परमानेंटली अपनी कोई कैपिटल निकालेगा, परमानेंटली कैपिटल निकाल, बोलेगा मेरी 2 लाख 2.5 लाख कैपिटल थी, फिर हमने बोला नहीं हमारी कैपिटल बराबर होनी चाहिए, दोनों की 2-2 लाख होनी चाहिए, तब मैं 50,000 निकालूंगा, तो वो ड्राइंग नहीं माना जाएगा, वो मेरा विड्रॉल ऑफ कैपिटल माना जाएगा, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। और बाकी जो नॉर्मली ये ड्राइंग होती है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट होता है, इसके लिए अलग अकाउंट बनाता है जिसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट का फिर हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, ये मैंने लॉजिकली वहां पे बता दिया है। और इसका कभी कभी डेबिट होता है, मतलब अगर करंट और उसके करंट अकाउंट में कुछ पैसा नहीं बचा और वो इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग निकाल रहा है, ड्राइंग निकाल रहा है, और अभी क्या प्रॉफिट तो लास्ट में ऐड हो जाएगा, तो इसका कभी नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब इसने बिजनेस से ज्यादा पैसा लिया है। ठीक है, तो ये मैंने वहां पे अच्छी तरीके से बताया। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, अब एक बार जस्ट मैं नोट देखूंगा, कुछ चीजें मत छोड़ गई। तो इन द एब्सेंस ऑफ डीड मैंने बोल दिया। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, एक तो मैंने ये बता दिया आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और पार्टनरशिप में क्या इश्यूज हो सकते हैं, देखो मोटा मोटी तो मैंने आपको कवर कर दिया जो हो सकता है, बट एज्यूमिंग कि कभी कुछ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता, तो मैं और भी छोटे छोटे इश्यूज है वो मैं बताता हूँ पार्टनरशिप में क्या है। पार्टनरशिप में कभी कभी क्या हो सकता है, हमारा एक एग्रीमेंट था, अभी हम इस एग्रीमेंट को बाद में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बोला था, पहले हमारी 2.5 लाख कैपिटल मेरी थी, उसकी 50,000 कैपिटल थी। 2-3 साल बाद मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई तू भी बराबर कैपिटल ला, मेरी भी कैपिटल बराबर रहेगी, और मैंने क्योंकि अब जॉब छोड़ दी है, अब मैं भी बिजनेस में पूरा टाइम रहूंगा। तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ये याद रखना। पार्टनरशिप में कभी कभी क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, बनाना। रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब दोबारा से बनाना। पहले जो हमने पार्टनरशिप की थी, एक एग्रीमेंट किया था, अब उस एग्रीमेंट को तोड़ के हम नया एग्रीमेंट कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि पहले प्रॉफिट शेयर रेशियो 1:1 था या 2:1 था, अब बोल रहे हैं 1:1 होगा। पहले कैपिटल कुछ थी, अब बोल रहे हैं कैपिटल भी इक्वल होगी, 2-2 लाख रुपया, मेरी 2 लाख तेरी 2 लाख, और हम बोलेंगे सैलरी नहीं मिलेगी। तो हमने क्या किया, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का फर्म होता है, उसमें भी कुछ अकाउंटिंग इशू आते हैं और मुझे नहीं लगता वो आपसे पूछा जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, अगर हम 2 पार्टनर थे, हमें लग रहा है किसी और पार्टनर की जरूरत है, उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी कुछ इश्यूज होते हैं, हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। ठीक है, गुडविल का लेक्चर भी मैंने रखा है, अगर आपको लग रहा है ठीक तो देखना, अदरवाइज मुझे नहीं लगता देखने की जरूरत है। तो अगर हमें पार्टनर आएगा, ठीक है, तो गुडविल क्या होता है बेसिकली, अब हम 2 पार्टनर है, हमने इस बिजनेस में मेहनत कर दी है, ठीक है, 3 साल 4 साल हमने खून पसीना लगा दिया, तो हमें लगता है फिर उसकी एक वैल्यू बढ़ी जाती है, एक मार्केट में इमेज बन जाती है। ठीक है,
तब मैं किसी और को पार्टनर रखेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, हमने जो मेहनत किया है इसके बेसिस पे हम आगे आने सालों में प्रॉफिट कमाएंगे ज़्यादा, तो उसको हम बोलते हैं उसकी वैल्यूएशन करते हैं और उसको गुडविल बोलते हैं, जिसको हम रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बोलते हैं। और उससे हम गुडविल का शेयर लेंगे जो हम 2 पार्टनर्स ले लेंगे। तो उस गुडविल के वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड है, कैसे हम गुडविल को वैल्यू करते हैं कि इस बिजनेस की गुडविल कितनी है, और उससे उसका शेयर लेते हैं क्योंकि वो फ्यूचर में आने वाली प्रॉफिट्स है, तो उसका वो है, तो एक गुडविल वाला इशू आता है एडमिशन में। और इसी तरह से हो सकता है हम 3 पार्टनर थे या 2 पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे, तो मुझे लग रहा है कि नहीं भाई मुझे जाना चाहिए इस बिजनेस से, आप मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तो बाकी जो पार्टनर्स है वो करेंगे, तो उसको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होगा। तो रिटायरमेंट पार्टनर में क्या होगा, कुछ अकाउंटिंग इश्यूज हो जाएंगे, देखा पड़ेगा कि मेरी कितनी कैपिटल है, उधर गुडविल का पैसा मुझे कितना मिलेगा, रिवैल्यूएशन करते हैं, मतलब जब पार्टनर आएगा या जब पार्टनर जाएगा तो एसेट्स को रिवैल्यू किया जाता है उस दिन का वैल्यू देखने के लिए, जिसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि उसका हिस्सा है उन प्रॉफिट में। सपोज लैंड 5 लाख की लिए और जब मैं जा रहा हूँ 10 साल बाद उस लैंड की वैल्यू 5 करोड़ है या 50 लाख है, तो मैं बोलूंगा ना भाई इस लैंड तुमने कॉस्ट में बैलेंस में 5 लाख रखा तो मुझे इस लैंड का हिस्सा दे दो, तो इसको लिए क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यू करना पड़ेगा और मुझे उसका हिस्सा मिलेगा, ठीक है, तो उसको रिवैल्यूएशन बोलते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं एडमिशन रिटायरमेंट में। इसी तरह से खुदा ना खासा किसी पार्टनर की डेथ हो सकती है, और लास्ट में सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, अगर हमने डिसाइड किया कि हमने पार्टनरशिप को क्लोज करना है और अगर हम पार्टनरशिप को बंद करते हैं उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। अगर हमने पार्टनरशिप को बंद कर दिया, हमें हम बिजनेस नहीं करना है, एक साथ लड़ाई होगी जो हम उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। या एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब किसी वजह से पार्टनरशिप को डिसॉल्व करते हैं बट फर्म चलती रहती है, बिजनेस चलता रहता है। बड़ा कभी अगर हमने फर्म ही बंद कर दिया, एसेट्स वेसेट्स सारे बेच दिए, करना ही नहीं है काम, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। वहाँ पे हम अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ये भी याद रखना हो सकता है इस क्वेश्चन। रियलाइजेशन अकाउंट डिसोल्यूशन के बाद बनाते हैं और उसके बाद सारे एसेट्स वैसेट्स बेचते हैं, किस एसेट से कितना पैसा आया, लायबिलिटी वो रियलाइजेशन अकाउंट में रखते हैं, लास्ट में जो पैसा आया वो पार्टनर्स को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं और फिर जाकर वो अपना पैसा ले लेते हैं, अगर बचा था, अगर नहीं तो वो घर से लाते हैं, ठीक है। तो कैपिटल का मैंने बता दिया, फिक्स्ड अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये दोनों बता दिया। प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, मतलब 2 पार्टनर जो है उनकी जो कैपिटल है, अगर उन्हें बोला है डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तभी मिलेगा, और ये तब मिलेगा अगर प्रॉफिट से, अगर लॉस है तब नहीं मिलता है, क्योंकि दिस इन एप्रोप्रिएशन। 2 वर्ड होते हैं, एक एप्रोप्रिएशन होता है और चार्ज होता है। एप्रोप्रिएशन मतलब होता है जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और चार्ज मतलब जो कंपलसरी होता है। जब लोन होता है, लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज होता है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात नहीं है। इसी तरह से अगर पार्टनर ड्राइंग निकालेगा तो ड्राइंग के लिए भी फंडा ये रहेगा कि अगर वो ड्राइंग निकालेगा तो इसको हम कैसे डिस्करेज करेंगे, तो हम बोलते हैं जो बंदा ड्राइंग निकालेगा ना उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा 5% पर एनम, ठीक है। तो जब वो पैसा निकालेगा उस पैसे पे उसको 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और कैपिटल भी जितनी उसकी कैपिटल थी तो उसको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और अब कैसे करोगे इंटरेस्ट कैलकुलेट, इंटरेस्ट के लिए बहुत आसान है, तुमने 8th क्लास में पढ़ा था। किसी भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। सपोज मैंने 2.5 लाख की कैपिटल लगा दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम कितना हुआ 1 साल, तो 1 साल में मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 25,000, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो बहुत आसान है, फॉर्मूला वही है जो 8th क्लास में पढ़ा था, कोई टिपिकल फॉर्मूला नहीं है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 2.5 लाख इंटू 10% इज इक्वल टू 25,000। और सपोज मैंने 2.5 लाख 1 अप्रैल को 2.5 लाख लगाए थे और फिर 1 अक्टूबर को मैंने 50,000 और लगा दिया। अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कैलकुलेट करना मुश्किल है, नहीं सर, इस 2.5 लाख में कितना लगेगा 1 साल का, और जो 50,000 है 50,000 पे 10% और टाइम जो है 6/12 होगा, क्योंकि 6 महीने के लिए रहा 1 अक्टूबर से, तो ये 6% कितना हुआ 2500 हो गया, तब मेरा टोटल 27,500 बनेगा। तो जितने टाइम पीरियड के लिए पैसा रहा उतने टाइम पीरियड के लिए उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और ड्राइंग के भी जितने टाइम के लिए पैसा निकला उसके लिए। तो ड्राइंग में एक कंसेप्ट होता है एवरेज पीरियड, ठीक है, वो तुम और जो मेरी लेक्चर्स है वहाँ पे देख लेना अगर तुम्हें जरूरत पड़े, अदरवाइज ऐसे जरूरत नहीं है, तो देख लेना एक बार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से एक लेक्चर नंबर 3 आएगा, वो भी देख लेना, वहाँ पे मैंने डिटेल में समझा दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने लेक्चर नंबर 2 में ही कवर कर दिया, और लेक्चर नंबर 3 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो भी देखना, हो सकता है वो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे तो वो तुम्हें वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्म में बंद होती है, फर्म क्लोज करते हैं, रियलाइजेशन और सारे अपने अपने घर जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैंने समरी बोली है और कुछ क्वेश्चंस बोले हैं, वो तुम कर देना। एक छोटा सा रूल है, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। मैंने आपको बोला है कि पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कभी नुकसान हो गया तो इन बंदों को घर से पैसे लेने पड़ेंगे, ठीक है। उनकी जो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो बेचनी पड़ के बिजनेस के कर्ज उतारने पड़ेंगे, ठीक है। सपोज हम पार्टनर है, एक हमारा लॉस हो गया, बहुत लॉस हो गया, अब हमने सारे एसेट्स अपने घर के बेच के कर्जा उतारना है, तो हमारी लायबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की वो जॉइंट एंड सीवियर होती है।
जॉइंट मतलब कलेक्टिवली भी हमारी लाइबिलिटी, तो सिवियरली मतलब इंडिविजुअली होती है। जॉइंटली मतलब जब लॉस हो जाएगा तो हमें बोला जाए कितना तुम्हारा प्रॉफिट शेयर रेशियो है, 3:2:1 है। तो अगर सपोज लॉस 6 लाख है तो मुझे 3 लाख देना है, मेरे दूसरे पार्टनर को 2 लाख देना है, तीसरे पार्टनर को 1 लाख देना है, क्योंकि उसका प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2:1 था, तो उसको 1% ऑफ द लॉस भी बियर करना है। बट अगर कभी ऐसा हो गया कि सपोज उसके पास ये जॉइंटली होगा, और सिवियरली का मतलब क्या है, अगर वो जो तीसरा पार्टनर है सपोज उसके घर में कुछ पैसा नहीं है, कुछ देवा उसको कुछ भी नहीं है, जिसको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जिसके पास कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बची है, तो वो कोर्ट के पास बोलता है मेरे पास तो कुछ है नहीं, शॉर्ट एक्शन की ही सो रिन्यू हम, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अब अगर इंसॉल्वेंट है उससे तो कुछ लिया नहीं सकता, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कपड़े है और खाने के लिए वो प्लेट है और कुछ नहीं है उसके पास, बाकी सारा बेच दिया। ठीक है, तो उसका दिवालिया निकला जिसको इंसॉल्वेंट, तो उससे तो कुछ ले नहीं सकते अब, क्योंकि कोर्ट भी बोलते हैं कि वो इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट मध्य से कुछ नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, अब किसको देना है फिर ये 6 लाख अब मुझे देना है और दूसरे पार्टनर को देना है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी जो है वो ज्वाइंट भी है, तीनों की 3 लाख 2 लाख 1 लाख, और अगर एक पार्टनर नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है, तो हम नहीं बोलेंगे कि हम 1 लाख नहीं देंगे, वो उसको देना है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी सिवियरली भी है, तो हमें इंडिविजुअली देना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि अगर वो बंदा था तो दे सकता था 1 लाख, तो 1 लाख देता, मैं 3 लाख देता, दूसरा पार्टनर 2 लाख देता, हिसाब पूरा होता है। बट अगर वो बंदा इंसॉल्वेंट है, वो नहीं दे सकता है, उस केस में क्या होगा, ये लायबिलिटी मुझे देनी पड़ेगी और बी को देनी पड़ेगी। अब हम बोलते हैं यार 3 लाख तो मुझे अपना देना ही देना है, उसको अपना 2 लाख देना ही है। प्रॉब्लम आ गई जो अब सी का 1 लाख है वो किस रेशो में देते हैं हम, ये प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। ये असल में इंग्लैंड में ये केस हुआ था, क्योंकि हमारे सारे लॉज वहां से आए थे, तो वहां पर ये प्रॉब्लम हो गई थी, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। अब जब उसका 1 लाख रुपए देना पड़ा था, तो बी बोल रहा है कि ये रेशियो, ये भी हमें कैपिटल, ये हमें प्रॉफिट शेयर रेशियो में देना पड़ेगा, तो इसका 1 लाख भी हमें 3:2 में देना पड़ेगा, तो 60,000 मुझे देना पड़ेगा, और बी बोल रहा था 40,000 मुझे देने पड़ते हैं। मैं बोल रहा था नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम क्यों करेंगे प्रॉफिट शेयर रेशियो में, क्योंकि ये थोड़ी था कि प्रॉफिट के बारे में। तो इसके बारे में कोर्ट में केस चला गया, जो 2 पार्टनर्स थे उनका नाम था गार्नर, दूसरे का नाम था मुरे। तो इस वहां से जो जजमेंट आई कोर्ट की, तो इस रूल का, केस स्टडी का नाम पड़ा गार्नर वर्सेस मुरे रूल। ये आपको हो सकता है गार्नर वर्सेस मुरे रूल। इसमें डिसाइड हो गया कि वो जो तीसरे पार्टनर का लॉस है 1 लाख रुपया, वो अब इंसॉल्वेंट पार्टनर्स को देना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी लायबिलिटी जॉइंटली भी है, सिवियरली भी और अनलिमिटेड है। अब इनको उसका अपना लॉस तो ये 3:2 में करेंगे, 3 लाख 2 लाख ये अपना लॉस देंगे, उसका 1 लाख जो ये देंगे वो किस रेशो में देंगे, वो प्रॉफिट शेयर रेशो में नहीं देंगे, वो जो इनकी कैपिटल थी, डिसोल्यूशन से पहले जो इनकी कैपिटल थी, तो इनके कैपिटल अकाउंट से पता चल जाएगा, तो डिसोल्यूशन से पहले जो इनकी कैपिटल थी, इनकी कैपिटल रेशो में दिया जाएगा, इनकी कैपिटल रेशियो में दिया जाएगा। तो वो उस रूल का जजमेंट है। तो याद रखना गार्नर वर्सेस मुरे रूल, इंसॉल्वेंट पार्टनर अगर हो जाएगा उसके लॉसेस जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो कैसे बियर करेंगे, नॉट इन पीएसआर बट इन द कैपिटल रेशियो। ठीक है, जो इन 2 की कैपिटल रेशियो थी, जैसा मेरा 3 लाख था उसका 2 लाख था, तो 3:2 में कर देंगे, तो वो सेम भी आ सकता है, बट प्रॉफिट शेयर रेशियो में नहीं होगा। इट वाज ऑल अबाउट द पार्टनरशिप अकाउंट जो तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, हमारा ऑलमोस्ट अकाउंटिंग वाला सारा कंप्लीट हो गया। अब कुछ छोटे छोटे इश्यूज है, तो 2-3 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर देख ही रहे होंगे, तभी तुम लास्ट वाली बात सोचो। तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 जो पार्टनरशिप का है, मेरे प्लेलिस्ट जरा किसमें 12th में वहाँ पे देखना। लेक्चर नंबर 1 का आधा हिस्सा तुम वो स्किप कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड चला देना, जहाँ से इंपॉर्टेंट बात है वहाँ से देख लेना, और लेक्चर नंबर 2 पूरा देखना, और लेक्चर नंबर 3 भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कंटेक्स्ट में तुम लोग देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।